प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं नाभिक की संरचना। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की शुरुआत 1919 में जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रतिरूपण प्रयोग किया था, तो उसी प्रयोग से नाभिक की खोज हुई थी, ये आप लोग जानते हैं। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल भी दिया था क्या कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो वहां पे जो संकल्पना बन के आई थी, उस संकल्पना का नाम दिया गया था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संकल्पना। ठीक है। उसके बाद में जब हम उससे आगे बढ़े, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संकल्पना विफल हुई, तो 1932 में यानी 1932 में जब जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो हमको ये बताया गया कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन संकल्पना की शुरुआत हुई। ठीक है। इस चैप्टर पर हम लोग केवल एक ही से 2 पॉइंट हमको पढ़ने होते हैं, तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जब हम अपने चैप्टर में आएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा न्यूक्लियन। सबसे पहले हमको मिलेगा न्यूक्लियन। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियन होता है, तो ध्यान, न्यूक्लियन क्या होता है? तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। नाभिकीय कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिकीय कणों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, नाभिक के भीतर पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं। अब ये सबको पता है नाभिक के भीतर क्या क्या पाया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉनों की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। इज इक्वल टू होता है न्यूक्लियन। होता है। ठीक है। किसी भी तत्व में अगर हमें न्यूक्लियन निकालना है, तो हम उसके प्रोटॉनों की संख्या काउंट करेंगे और न्यूट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे। अच्छा, इन दोनों संख्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन दोनों संख्या को द्रव्यमान संख्या के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। अगर हम कैपिटल ये जान गए हैं, तो केमिस्ट्री जितने लोग पढ़ते होंगे उन्होंने देखा होगा, अगर कोई तत्व है यक्स, कोई तत्व क्या है? यक्स, तो यक्स के इस साइड में जेड लिखा जाता है, इस साइड में ये लिखा जाता है। एक नोटेशन तो ये है, एक नोटेशन ऐसे भी किया जाता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये जेड और ये होता क्या है। हम लोग जानेंगे कि जेड और ये होता क्या है। तो यहाँ पे जेड होगा एटॉमिक नंबर। जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, और यही इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और यही इसके प्रोटॉनों की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या होगी। जबकि यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, ये होगा मास नंबर। क्या होगा? मास नंबर। अब अगर हम बात करें कि ये मास नंबर होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। जो ए है हमारा, क्या ए को हम लोग कहते हैं मास नंबर। ये होता क्या है? प्रोटॉनों की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों का योग होता है हमारा ये। तो अगर मान लीजिए हमको लिखा हुआ है क्या, ऐसे लिखा हुआ है जेड एक्स ए लिखा हुआ है, और यहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो क्या होगी कि संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस जेड। क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। अगर यहाँ से हमसे पूछ ले कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी जेड। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी? जेड। तो ये तो था सिंपल नोटेशन के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें हमको पढ़ना है नाभिक का आकार। जिसमें हमको क्या पढ़ना है? नाभिक का आकार। तो इसमें बहुत कुछ हमको नहीं ध्यान देना है, हमको एक लाइन याद रखनी है। क्या? कि जो नाभिक का आयतन होता है वो न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। नाभिक का जो आयतन होता है, ठीक है, क्या याद रखना है कि नाभिक का आयतन नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या के
न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये लाइन हमको याद रखनी है, ठीक है। होती नहीं, होता है, होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ मानेंगे, क्या मानेंगे? मान लेंगे कि माना नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर व न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या कैपिटल ए है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको न्यूक्लियनों ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है तो कंफ्यूज मत होना, ये भी चलेगा, ओके। कैपिटल ए है। तो अब हमें निकालना क्या है? नाभिक का आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है भैया? नाभिक गोलाकार होता है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा एक। अच्छा, अनुक्रमानुपाती एक है तो ये 4/3 भी नियतांक है, तो इसको हम इधर उठा दें तो सिंपल वे में हम क्या कह सकते हैं? आर क्यूब प्रोपोर्शनल ए। या अगर हम ऐसा कहें कि आर प्रोपोर्शनल ए पावर 1/3, तो इसको भी हम आसानी से कह सकते हैं क्या? कि जो नाभिक की त्रिज्या होगी वो उसके न्यूक्लियनों की संख्या के 1/3 घात के अनुक्रमानुपाती होगी। अब हमारे फिजिक्स का रूल ही है भाई, क्या रूल है? कि अगर हमने ऐसा लिखा है तो इन महोदय को हमें हटाना ही है। जब हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R0 a पावर 1/3, जहां R0 एक नियतांक है। R0 क्या है? एक नियतांक। सबसे मजे की बात भौतिकी में यही होती है कि कोई नई चीज लेकर के आओ और उसको कह दो क्या? यह एक नियतांक है, यह एक नियतांक है। अब क्या लिखेंगे? प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर ये जो R0 है भैया, इसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। क्या होती है? 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। अच्छा, एक सेकंड यहाँ पे आओ। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम ऊपर होना चाहिए। माइक्रोमीटर का नोटेशन 10⁻⁻6 होता है, नैनोमीटर का 10⁻⁻9 होता है, पिकोमीटर का 10⁻⁻12 होता है, एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻10 होता है। ऐसे ही एक आता है फर्मी। क्या आता है? फर्मी। फर्मी में होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। एक फर्मी बराबर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे जो 1.2 × 10⁻⁻15 लिखा हुआ है, क्या 10⁻⁻15 को हम फर्मी नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस, वी कैन राइट दिस। देन R0 = क्या हो जाएगा? 1.2 फर्मी। R0 क्या हो जाएगा? 1.2 फर्मी हो जाएगा। और जब ये 1.2 फर्मी हो जाएगा तो एटलीस्ट हमको क्या मिलेगा? R = 1.2 a पावर 1/3 फर्मी, ठीक है। ये हमको एक फार्मूला मिल जाएगा, ये हमको एक क्या मिल जाएगा? फार्मूला मिल जाएगा। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हो गया नाभिक का आकार। यहाँ पे ये 1/3 है। क्या है? 1/3 है, ओके। अब इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? अब आएगा नाभिक के प्रकार। अब हमको पढ़ना है नाभिक के प्रकार, नाभिक के प्रकार, नाभिक के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, नाभिक कितने प्रकार का होता है? नाभिक 3 प्रकार का होगा। एक होगा समप्रोटॉनिक, इसी को कहते हैं समस्थानिक, इसी को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एक होगा समभारिक, समभारिक, और एक होगा समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। ये 3 प्रकार के नाभिक होते हैं, ये 3 प्रकार के नाभिक होते हैं। अब इनकी परिभाषा आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, मोरली हम आपको बताए दे रहे हैं। इनमें ये ऐसे नाभिक होंगे जिनमें P+ की संख्या,
या बोले तो जेड क्या हो, सेम हो, जेड क्या हो, सेम हो, ऐसे दो नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अथवा जिनका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक समान होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं। बट इनमें ए सेम नहीं होता है, ए क्या होता है, सेम नहीं होता है। यानी कि ऐसे दो नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक बराबर होता है या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। संभारिक क्या हो जाएगा, ऐसे दो नाभिक जिनमें ए सेम रहता है बट जेड सेम नहीं रहता है। अगर दो नाभिक हैं तो A1 इज इक्वल टू A2 होगा बट Z1 नॉट इज इक्वल टू Z2 होगा। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। संभारिक यानी कि वो ऐसे नाभिक होते हैं जिनमें मास नंबर इक्वल होता है बट एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं होता है। न्यूट्रॉनिक में क्या होगा कि इन दोनों नाभिकों में A1 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस Z2। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो हम A माइनस Z करके निकालते हैं वो समान होगी। दो नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अथवा परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाएंगे भैया, समप्रोटॉनिक या ये क्या कहलाएंगे, समप्रोटॉनिक या फिर समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे फिर संभारिक था तो ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संभारिक कहलाएंगे। अब आ जाए हम लोग समन्यूट्रॉनिक पे। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या ब्रैकेट में लिख लें A माइनस Z समान होती है, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक, तो ये हो गया समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, इसको हमने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में यही था। नेक्स्ट आता है नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल की आपको विशेषता बतानी होती है कि ये नाभिकीय बल क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले एक ये आता है, इसको भी सीखते हुए चले। AMU एक आता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, शॉर्टकट में AMU कहते हैं या इसी को ओनली U भी कहा जाता है। ये होता क्या है, जरा इसको सीखते हैं। तो ये होता क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है।
ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बन 6C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब जरा हम लोग निकाल लें कि एक AMU या U किसके बराबर होता है, तो एक AMU ORU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 कार्बन 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो गया 1/12। अब इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो भैया कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान होता है ये 12 और एक मोल में इसके n अणु होते हैं। तो देखो एक मोल में n अणु होते हैं और n का द्रव्यमान है 12, तो एक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 12/n ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12/n ग्राम। ये एक मोल में n परमाणु होंगे, n माने होगा ध्रुव संख्या, तो n परमाणुओं का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 12/n ग्राम होगा। 12 से 12 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/n ग्राम। अब इसका मान रख देंगे, तो इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 10 पावर क्या होता है, 23। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 23 होता है, तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 24 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। ये क्या आया, एक AMU ORU, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अच्छा इसी को हम किलोग्राम में अगर बदल लें, तो एक AMU ORU इज इक्वल टू हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है एक AMU। अब अगर हम क्या करें कि सबका द्रव्यमान लिखना चाहें, तो जो जो द्रव्यमान हमको ज्ञात है इस टर्म में हम चेंज कर सकते हैं, AMU में द्रव्यमान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है एक U के तुल्य ऊर्जा, एक U के तुल्य ऊर्जा क्या होती है, मतलब एक AMU या परमाणु द्रव्यमान यूनिट या एक यूनिट के तुल्य जो है वो ऊर्जा क्या होती है। तो देखो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, आइंस्टीन का समीकरण लगा देंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc²। या ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखें, E इज इक्वल टू mc²। तो E इज इक्वल टू, अभी हमको एक U के अकॉर्डिंग जो द्रव्यमान मिला है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम मिला है। C का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा 1.66 × 10⁻⁻27। इसका वर्क करेंगे 9, इसका वर्क करेंगे हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल मिल जाएगा। इस जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें, किस में बदलें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 और बटे में 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ जाओ भाई, क्या इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.931 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻9 प्लस में हो जाएगा EB। तो फिर हम इसको E इज इक्वल टू लिख सकते हैं 931 गुणे, अब देखो दशमलव को 3 पॉइंट इधर किए हैं, कितना पॉइंट इधर किए हैं, 3 पॉइंट इधर किए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 10⁻³ से
मल्टीप्लाई किए होंगे और 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर 3 से डिवाइड भी किए होंगे। तो मल्टीप्लाई वाला इधर आ गया, डिवाइड वाला इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 6 EB। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 931 MEB। क्या लिख सकते हैं? 931 MEB लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक AMU बराबर क्या होता है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एक यूनिट बराबर भी होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MEB का मतलब क्या होगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, MEB का मतलब क्या होगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा भाई? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ये हो गया। इसके बाद में आता है कि नाभिकीय बल क्या होते हैं। तो जो नाभिकीय बल होते हैं भाई, आकर्षण बल होते हैं, ठीक है, आवैद्युत होते हैं, आगुरुत्वीय होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, अत्यंत लघुपराशी होते हैं, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ 2 छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेंगे और उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें उदाहरण में एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, तो सबसे पहले हम इसी को ले रहे हैं, सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि यदि नाभिक 13A27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक 52TE125 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे हम एल्युमिनियम को मान लेंगे। एल्युमिनियम के लिए क्या लिखा हुआ? 1327। तो देखो यहाँ पे Z1 बराबर क्या है? 27 है, और A1 बराबर Z1 बराबर 13 है और A1 बराबर क्या है? 27। फिर क्या लिखा हुआ है? 52TE125। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z2 बराबर हो जाएगा 52 और A2 बराबर हो जाएगा 125। इसके लिए R1 बराबर दिया हुआ है 3.6 फर्मी। R1 बराबर क्या दिया हुआ है? 3.6 फर्मी। R2 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। चलो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, बेसिक फार्मूले से एंट्री करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। R बराबर होता है R0 A पावर 1/3। ठीक है, तो हम R1 निकाल लेंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा? R0 A1 पावर 1/3 और R2 इक्वल टू हो जाएगा R0 A2 पावर 1/3। इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, और क्या करेंगे? 1 में से 2 को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू R0 A1 पावर 1/3 और बटे में R0 A2 पावर 1/3। R0 से R0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आफ्टर कैंसिलेशन हमको क्या मिलेगा? R1/R2 इज इक्वल टू, चलो मान रख लेते हैं। A1 का मान क्या है? 27 और A2 का मान है 125 की पावर 1/3। जब हम इनका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो 27 का 3 हो जाएगा, 125 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? R2 निकालना है। तो R2 बराबर हो जाएगा 5R1/3। ये हो गया 5R1 क्या है? 3.6 अपान में 13, इसको काटेंगे 1.2 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0 फर्मी। यानी कि R2 की वैल्यू क्या आई भाई? 6.0 फर्मी आई। यहाँ पे इधर लिख दें 6.0 फर्मी, 6 फर्मी आई। जो टेलिनियम 125 लिखा हुआ था, इसकी त्रिज्या कितनी आई? 6 फर्मी आई। ओके, ये हो गया। एक क्वेश्चन और ऐसे लिखा हुआ है कि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:8 है। A1/A2 दिया हुआ है, इनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें A1 रेशियो A2 बराबर दिया हुआ है 1:8। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? A1/A2 इज इक्वल टू 1/8। अब हमको जो बेसिक फार्मूला पता है वो क्या पता है? R1 बराबर क्या होगा? R0 A पावर 1/3 और R2 इज इक्वल टू R0 A पावर 1/3। तो यहाँ से हमको जब R1 बटे R2 करेंगे तो ये मिल जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, A1/A2 की पावर 1/3 भाई डिवाइड करेंगे R0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर मान रखें तो R1 बटे R2
बराबर क्या हो गया 1/8 की पावर 1/3। देखो a1/a2 1/8 रखा हुआ था, रख देंगे। 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1 होगा और 8 का 2 होगा, तो ये हमको मिल गया। अब यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:2। ये क्या होगा 1:2 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े तो ये इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू दिए हुए थे जो हमको ऐसा लगा कि आपके पेपर में आ सकते हैं, तो हमने लिया। पहला क्वेश्चन है यदि नाभिक 13 एल्युमिनियम 27 की त्रिज्या 3.6 फर्मी हो तब नाभिक 52 टेलिनियम 125 की त्रिज्या क्या होगी। एक सेकेंड, यही वाला क्वेश्चन अभी जस्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, और जब हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं तो आंसर कितना आया है 6 फर्मी आया है। तो भाई यहाँ पर भी उतना होगा, तो पहला क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6। ये 13 एल्युमिनियम ये दिया हुआ था, दो नाभिक दिए हुए थे क्या, एक 13 एल्युमिनियम 27 था और दूसरा क्या था 52 टेलिनियम 125। हमको यही दोनों देखना था, इस दोनों को देखेंगे तो 6 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये 3.6 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है इसमें कि 92 यूरेनियम 238 नाभिक में निम्न में से कौन से कण नहीं है। तो 92 यूरेनियम, देखो क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिखे 92 यूरेनियम 238। तो इसके लिए Z बराबर क्या दिया हुआ है 92 और A बराबर दिया हुआ है 238। तो Z का मतलब क्या होगा, Z का जो मतलब होगा ये प्रोटॉनों की संख्या होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, बराबर कितना हो गया 92। तो इसमें कह रहा कौन से कण नहीं है। अब 92 प्रोटॉन हो जाएंगे और 92 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, जेड को ही न्यूक्लियन कहते हैं, तो ये हो जाएगा। बचा क्या सी वाला, चेक कर लिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो इसकी संख्या क्या होती है A-Z होती है। 238 में से हम लोग 92 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ क्या बचा 12, यहाँ क्या बचा 13 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें, तो भैया एक सेकेंड, ये हो गया 238 और इसमें से हम 92 घटाएं तो 8 में से 2 गवा 6 और यहाँ क्या बचा 13 में से 9 गवा 4, ये 146। ये कैसे, सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है भाई। 146 न्यूट्रॉन भी आ गया, 92 प्रोटॉन होगा, 92 इलेक्ट्रॉन होगा। निम्न में से कौन से कण नहीं है, 238 न्यूक्लियन क्या होगा नाटकीय कणों की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 6, 2, 8, 9, 4, 13। तो इसमें तो सब के सब सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मे भी कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर होगा। क्या होगा, टाइपिंग एरर होगा। चलो 92 इलेक्ट्रॉन 92 प्रोटॉन, ओ सॉरी टाइपिंग एरर नहीं है। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे जब तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है नाभिक में, तो भैया नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। ऐसे ही हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस नाभिक में कोई नाभिक दिया हुआ है और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो 3 वाले में जो नाभिक दिया हुआ है उसको हम लिखें 84 PO218। Z बराबर है 84, A बराबर है 218। हमको निकालना है N की संख्या, तो ये होगा A-Z बराबर हो जाएगा 218 में से 84 घटा दें, 8 में से 4 घटाओगे 4, यहाँ बचा 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 134 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 3Li7 नाभिक पर प्रोटॉनों की बमबारी की जाती है तो 4Be8 है, 4Be8, तो परिणामी नाभिक जो बनता है वो 4Be8 हो जाता है। उत्सर्जित कण होगा, उत्सर्जित कण होगा। तो देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, द्रव्यमान संख्या में 1 अंक की वृद्धि हो रही है, और जब द्रव्यमान संख्या में 1 अंक की वृद्धि होती है तो उत्सर्जित कण क्या होगा बीटा कण। इसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में देखेंगे।
निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें चेक करना है कि कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आइए काउंट कर लेते हैं। इसमें 14 में से 6 घटाएंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 8। 13 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, ये नहीं होगा। 14 में से 6 घटाए 8 और 14 में से 6 घटाए कितना हो गया 8। यहाँ पे 14 में से 6 घटाओगे 8 और 16 में से 8 घटाओगे 8। 14 में से 6 घटाओगे कितना हो जाएगा 8, 17 में से 8 घटाओगे 9। फिर कंफ्यूज कर दिया। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म हमको छांटना है। तो देखो ये कहीं ना कहीं मिस होगा, यहाँ पे हमको ये वाला मिल जाएगा। इसमें क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और वैसे तो है भी, इसमें भी 8 ही आया है, तो ये भी सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़े। कह रहा है 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन की अधिकता होगी। तो एक है 6C12 और दूसरा है 6C14। सबके लिए हम लोग कर लेते हैं गणना। इसमें Z बराबर क्या हो जाएगा 6, A बराबर हो जाएगा 12। तो N बराबर क्या होगा, A माइनस Z होगा, 12 माइनस 6। तो N बराबर यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या बोले तो इसमें हो जाएगा 6 और Z 6 है तो यही P की संख्या होगी यानी प्रोटॉनों की संख्या और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इस वाले में आ जाएं। इस वाले में जब हम आएंगे, चलो तो Z बराबर क्या है 6 और A बराबर है 14। तो यही क्या हो गई प्रोटॉनों की संख्या और यही हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, A माइनस Z होगा, तो बराबर हो जाएगा 14 माइनस 6। तो N बराबर क्या हो जाएगा 8। तो अब ध्यान से देखें, हमको बताना है कि किस में क्या ज़्यादा है। तो दोनों में प्रोटॉन समान है। प्रोटॉन क्या है, समान है। प्रोटॉन क्या है, समान है, लेकिन 6C12 से 6C14 में 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी मेथड पर सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे क्या होता है, फिनिश होता है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर थे हमने एक ही क्लास में इसको फिनिश करने की कोशिश करी है। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।